Hello students, welcome to Bansa Classes Online. I am जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट थे और माइक्रो न्यूट्रिएंट को डिस्कस कर चुके थे। हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन्स और फैट्स को डिस्कस कर लिया था सबसे लास्ट में, जो कि 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट थे। ऐसे ही बेटा हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी डिस्कस कर लिया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमने 2 टाइप के पढ़े थे, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमने 2 पढ़े थे बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट थे विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, प्लांट्स में भी बेटा ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को भी माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा, तो हमने डिस्कस कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, किन से मिलके बने होते हैं और किस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ऐसे ही हमने प्रोटीन पढ़ा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, प्रोटीन में कौन से ऐसे मोनोमर्स यूनिट होती हैं, ये हम डिस्कस कर लिया। कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, कौन से जितने भी केमिकल्स है वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन डेरिवेटिव है। इसके बाद हमने फैट डिस्कस किया बेटा, फैट क्या होता है, किन केमिकल से मिलके बना है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। किन फूड के अंदर फैट का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद में बेटा हम माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन्स क्या होते हैं। हमने अलग अलग टाइप के विटामिन्स देखी थी, 2 टाइप की कैटेगरी देखी थी हमने विटामिन्स में, एक वाटर सोल्यूबलाइजिंग विटामिन या वाटर डिजोल्विंग विटामिन और दूसरी फैट डिजोल्विंग विटामिन। ठीक है, तो वाटर डिजोल्विंग थी बेटा बी और सी, और बाकी की जितनी भी थी ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, ये कैसी थी बेटा, फैट में डिजोल्व होने वाली विटामिन। हमने जितनी भी विटामिन थी उनके रोल भी देखे थे कि उनके क्या रोल है बॉडी के अंदर, और डेफिशिएंसी होने की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है बेरीबेरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होती है बेटा रिकेट्स, विटामिन ई की वजह से इनफर्टिलिटी, और विटामिन के की डेफिशिएंसी से लेट ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था और मैंने बताया था आपको क्या क्या होते हैं ये सारी डिजीज। आज की क्लास में हम थोड़े से और न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन मोड होते हैं बेटा। तो ये हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वहाँ पर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ बेटा एनिमल्स की ही बात करेंगे, यहाँ हम प्लांट्स की बात नहीं करेंगे। तो न्यूट्रिशन मोड इन एनिमल्स, तो फर्स्ट बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया, हमें समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमें समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी हमें समझ में आ गया, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एक एनिमल के अंदर बेटा अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 दे रखा है कि 2 टाइप के मेनली न्यूट्रिशन मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपने डिस्कस किया, ये आपने पढ़ चुका है न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर के अंदर। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कस किया था। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, जहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है बेटा, यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की, और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं, है ना, उसे बोलते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये मैंने बताया था आपको। तो 2 तरह के
जहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी के लिए उसे बोलते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक, और जहाँ पे केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो एनर्जी के सोर्स के बेसिस पे अलग अलग टाइप के ऑटोट्रॉफिक मोड होते हैं। फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफिक, जहाँ पे ग्रीन प्लांट या फिर एल्गीज सनलाइट एनर्जी के थ्रू फूड सिंथेसाइज करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके ये एनर्जी गेन करते हैं। तो इनमें होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, जैसे कुछ बैक्टीरियाज, और आपको पता होगा तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कुछ बैक्टीरियाज के नाम भी लिखाए थे कीमो ऑटोट्रॉफिक में। इसके बाद में बेटा दूसरा न्यूट्रिशन मोड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। एनिमल्स के अंदर मेनली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल है वो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्लांट पे भी डिपेंड कर सकता है या फिर एनिमल्स पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट है इसमें सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, तो सैप्रोफिटिक में ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। जैसे बेटा फंगस, फंगस क्या करती है, फंगस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देती है बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, तो फंगस के अंदर। और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है मशरूम का, तो मशरूम भी एक टाइप की फंगस है। क्लियर। सेकेंड है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड में क्या होता है बेटा, ये हमेशा ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ पर जो एनिमल है, एनिमल की बात कर रहे हैं हम, इसलिए डायरेक्टली बोलता हूँ एनिमल है, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये जो एनिमल होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। ठीक है, होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। होस्ट मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। एक प्लांट के लिए दूसरा प्लांट होस्ट हो सकता है, एक एनिमल के लिए दूसरा एनिमल होस्ट हो सकता है। तो पैरासाइट्स बेटा, पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट, और दूसरे होते हैं एंडो पैरासाइट। फर्स्ट है बेटा एक्सो पैरासाइट और सेकंड है एंडो पैरासाइट्स। जैसे बेटा ये टैप वर्म का एग्जांपल दे रखा है। टैप वर्म एक एंडो पैरासाइट है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और हमें एज अ होस्ट ये यूज़ करती है, हमारी बॉडी से नरिशमेंट लेती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है बेटा एंडो पैरासाइट्स के, जैसे एस्केरिस, ठीक है, लीवर फ्लूक, ये सारे क्या है बेटा, ये पैरासाइट है। क्लियर, कौन से पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। कुछ पैरासाइट बेटा हमारे बॉडी के सरफेस पे रहकर भी हमसे नरिशमेंट लेती है, ब्लड को सक करती है। जैसे बेटा मॉस्किटो भी क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है, लीच एक पैरासाइट है। ठीक है, बेड बग भी एक पैरासाइट है। तो ये सारे किस टाइप के हैं बेटा, ये हमारी बॉडी के सरफेस पे रह के हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये क्या हो गए, एक्सो पैरासाइट। क्लियर। एक और न्यूट्रिशन मोड है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड। क्लियर, हमने सैप्रोफिटिक समझ लिया बेटा, पैरासिटिक समझ लिया, थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड। तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड में जो ऑर्गेनिज्म में वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को फीड करता है बेटा, और ये प्लांट को भी फीड कर सकता है, साथ ही साथ एनिमल्स को भी फीड कर सकता है। तो प्लांट या एनिमल को फीड कर सकता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को फीड करता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और लास्ट में ईजेशन, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बस अभी ये सुन लेना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फूड फीड करता है, कंज्यूम कर सकता है। और फूड किस फॉर्म में होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड। और होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड की अलग अलग स्टेप्स होती हैं और उन्हीं स्टेप्स को हमें आगे डिस्कस करना है। तो बेटा समझ में आ गया आपको क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। दोबारा से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो सुन लेना बेटा। न्यूट्रिशन मोड हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के अंदर किस टाइप के न्यूट्रिशन मोड होते हैं। तो बेटा
न्यूट्रिशन मोड मेनली दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ फूड सिंथेसाइज कर रहा है, अपने आप फूड सिंथेसाइज कर रहा है। और ये दो तरह के न्यूट्रिशन मोड होते हैं बेटा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड मेनली दो तरह के होते हैं, फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है बेटा? फोटो का मतलब है यहाँ पर सनलाइट। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को सनलाइट एनर्जी चाहिए होती है और उसी सनलाइट एनर्जी के थ्रू ऑर्गेनिज्म फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें आते हैं ग्रीन प्लांट एंड एल्गीज, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो भी फूड बना सकते हैं। और साथ ही साथ में बेटा जो एल्गीज होते हैं, एल्गीज के पास में भी क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं और वो भी फूड बना सकते हैं सनलाइट एनर्जी के थ्रू। सेकेंड है बेटा इसके बाद में कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर कीमो का मतलब है बेटा केमिकल, तो मतलब ये केमिकल एनर्जी के थ्रू फूड सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पर इनके पास में, इन ऑर्गेनिज्म के पास में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, और जब भी केमिकल्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऑक्सीडाइज होने पे हमेशा हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अगर सिंपली अगर मतलब समझे तो ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडाइज होंगे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब वहाँ पर क्या होगा बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, क्योंकि एनर्जी बनती है और एनर्जी ही चाहिए किसी भी सेल को फंक्शन करने के लिए। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। क्या होता है बेटा हीटरोट्रॉफिक? तो हीटरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि बेटा कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। दे आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। क्लियर? तो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड यहाँ पर तीन तरह के होते हैं मेनली, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड। सैप्रोफिटिक का क्या मतलब है बेटा कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है। और कौन कैसे कन्वर्ट कर देता है बेटा? तो बाय द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? डीकम्पोजर्स बोलते हैं। और इनके अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं? जैसे मशरूम, तो मशरूम भी एक फंगस है बेटा, तो फंगस आते हैं इनके अंदर। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं इसीलिए इनको, क्योंकि ये एनरोबिक कंडीशंस में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद में बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड का क्या मतलब है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल है बेटा वो दूसरे होस्ट एनिमल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब होस्ट क्या होता है बेटा? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं होस्ट। होस्ट किसको बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड में हमेशा एक पैरासाइट होता है बेटा, और ये पैरासाइट एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब पैरासाइट बेटा दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं एक्सो पैरासाइट, दूसरे होते हैं एंडो पैरासाइट। आपने बहुत सारे वर्म्स का नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टैप वर्म दे रखा है बेटा, ऐसे एस्केरिस, ठीक है, राउंड वर्म। तो ये सब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हम जितनी भी डाइट लेते हैं बेटा, जितने भी हम फूड लेते हैं, उस फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उससे अपना नरिशमेंट करते हैं। ऐसे ही कुछ पैरासाइट्स हमारी बॉडी सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो कि हमारे ब्लड को सक करके हमसे नरिशमेंट लेते हैं। जैसे मॉस्क्यूटो भी एक पैरासाइट हो गया बेटा, बेड बग भी एक पैरासाइट हो गई। ठीक है, लीच भी ब्लड को सक करती है, तो वो भी एक पैरासाइट हो गई। तो ये सारे क्या है? ये सारे एक्सो पैरासाइट है। और एंडो पैरासाइट क्या होते हैं? जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? यही मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एनिमल जो है बेटा वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में फूड को कंज्यूम कर सकता है। और कैसा फूड कंज्यूम करता है बेटा? तो कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करता है। ठीक है, कैसे फूड को कंज्यूम करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को। और यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स को हमें आगे डिस्कस करना है,
क्योंकि मेनली बहुत सारे जितने भी एनिमल हैं उनके मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ही प्रेजेंट होता है। जैसे हम सबसे सिंपल टाइप के एनिमल में देखेंगे, जैसे अमीबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड है। और अगर ह्यूमन की बात करें जो कि सबसे डेवलप्ड टाइप के हैं, तो ह्यूमन के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड की डिफरेंट स्टेप्स होती हैं और स्टेप्स को हमें आगे डिस्कस करना है। जैसे फर्स्ट स्टेप होती है बेटा इसकी इंजेशन, सेकंड होती है डाइजेशन, थर्ड होती है एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, सबसे लास्ट में ईजेशन। तो इन्हीं स्टेप्स को सीक्वेंस में हमें पढ़ना है कि क्या होती हैं स्टेप्स। और सीक्वेंस में इसलिए सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर आपने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है बेटा न्यूट्रिएंट्स इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, हमें पता चल गया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, ठीक है। कैसे हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स टू ऑब्टेन देयर फूड। हम या तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आती है बेटा? एनर्जी आती है सनलाइट से। और फूड कौन बनाता है? प्लांट। तो या तो हर्बीवोरस एनिमल डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, प्लांट से अपना फूड लेते हैं और प्लांट से नहीं ले पाते तो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनको फीड करते हैं। तो इसलिए वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट टू ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बी पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक बट यूजुअली एनिमल्स आर होलोजोइक। ये भी हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि या तो पैरासिटिक हो सकता है बेटा या सेप्रोफिटिक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फूड बेटा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं और वही फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद में all the basic steps of holozoic nutrition are same in unicellular to multicellular animal और या फिर organism। हम एनिमल की बात करें इसलिए एनिमल सिंपली। तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो मैंने अभी आपको अलग अलग स्टेप्स बताई है, उन्हीं स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। और ये सारी सीक्वेंस एक सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल में भी सिमिलर होती है और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में भी बिल्कुल सिमिलर है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स भी कॉमन है और बिल्कुल सेम है, ऐसे ही अमीबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन की स्टेप्स बिल्कुल सेम है। क्लियर बेटा? समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा कि कौन कौन सी स्टेप्स है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो कौन कौन सी स्टेप्स है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। और ये जो स्टेप्स है बेटा इसको आपको सीक्वेंस में ही याद रखनी है। अगर ये सीक्वेंस आप डिस्टर्ब करते हो तो पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस एज इट इज़ आपको लर्न करनी है, इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करनी है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स है बेटा जिसको आपको एज इट इज़ ही फॉलो करनी है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको एक एक स्टेप को समझना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है बेटा इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। मतलब ये प्रोसेस क्या है बेटा? जहाँ पे फूड का इनटेक किया जाता है ना, न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंजेशन। और इंजेशन वाला प्रोसेस कहाँ से होता है, कौन सा पार्ट के थ्रू होता है हमारी बॉडी के? तो माउथ के थ्रू होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम फूड का इनटेक करते हैं। तो इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इज इंजेशन प्रोसेस।
अब ऐसा ही मिलता जुलता नाम एक और है बेटा, जो कि आपको बिल्कुल सुनने में शायद एक जैसा लग सकता है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग से होते हैं ये, तो आप इनमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। सेकंड है बेटा डाइजेशन। सबसे पहले हम फूड को लेते हैं, फूड का इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू, फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट करने की ज़रूरत क्यों है बेटा? क्योंकि हम कैसे हैं, हमारे अंदर न्यूट्रिशन मोड कैसा है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को हम कंज्यूम करते हैं। तो जितने भी बेटा कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं या फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डाइजेशन का जो बेटा प्रोसेस है मेनली वो कहाँ पर होता है? वो होता है बेटा स्टमक के अंदर। डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मेनली कहाँ पर होता है बेटा? स्टमक के अंदर। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? तो स्टार्ट हो जाता है बेटा माउथ से। डाइजेशन का जो प्रोसेस है बेटा वो मेनली कहाँ पर होता है? स्टमक के अंदर। लेकिन बेटा स्टार्ट कहाँ से होता है? तो माउथ के अंदर, क्योंकि बेटा माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होती है, और सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सलाइवा से ही। तो बेटा माउथ के अंदर आते ही फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तभी जब हमें देखते हैं कि जो भी फूड होता है बेटा वो थोड़ा सा स्वीट टेस्ट क्यों आता है आपको, तो वो ब्रेक डाउन होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, इस वजह से आता है, ठीक है, एमाइलेज की वजह से। इसके बाद में बेटा यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इंजेशन क्या होता है, इसके बाद में डाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? डाइजेशन कहाँ से होगा बेटा? डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होगा, क्योंकि माउथ के अंदर सलाइवा होती है और सलाइवा में काफ़ी एंजाइम्स होते हैं, जैसे टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे बेटा मेनली जो डाइजेशन का वर्क है, डाइजेशन का जो फंक्शन है, उसको कौन करता है? तो स्टमक के अंदर होता है। कहाँ पर होता है बेटा? स्टमक के अंदर। तो ये ठीक है बेटा। इसके बाद में थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो बेटा एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? जब ये जो बेटा जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ये कॉम्प्लेक्स फूड जब डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद में क्या हुआ कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट थे वो सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो गए। अब कन्वर्ट होने के बाद में बेटा ये सारे जितने भी सिंपल न्यूट्रिएंट है ये इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। किसमें एब्जॉर्ब होंगे बेटा? इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद में यही न्यूट्रिएंट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू हमारी डिफरेंट सेल्स तक या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक ऑर्गन सेल से मिलके बने हैं, हर एक पार्ट के अंदर सेल प्रेजेंट है बेटा। तो सेल्स के अंदर जब ये न्यूट्रिएंट जाएंगे हमारे ब्लड के थ्रू, तब क्या होगा? तब ये न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जाके ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है बेटा? एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जब न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं बेटा सेल के अंदर, तो एनर्जी रिलीज होती है ना। और एनर्जी बनाने का काम करता है सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है बेटा, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल कंपोनेंट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है बेटा, और जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया जितनी भी एनर्जी बनाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको ब्रेक डाउन करके, तो जितनी भी हम वर्क करते हैं उसमें ATP खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो बेटा ये जो ATP होती है इसका फुल नेम है, पूरा नाम बेटा इसका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है बेटा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट
फॉस्फेट। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, अगर नहीं याद रहा आपको तो दोबारा नाम लिख लेना, एडिनोसिन, ADENOSINE, एडिनोसिन ट्राई, TRI, फॉस्फेट, PHOSPHATE, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ATP। और ये ATP क्या है बेटा? यही ATP जो है इसको बोलते हैं हम सेल्यूलर एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्यूलर एनर्जी और एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी करेंसी, सेल्यूलर एनर्जी और एनर्जी करेंसी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है, सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है वो ATP की फॉर्म में बनती है। और यही ATP बेटा दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो एनर्जी की फॉर्म में बेटा, और दूसरी हीट की फॉर्म में। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इसी ATP की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने फूड का इंटेक कर लिया, हमने जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उनको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर लिया। ठीक है, स्टमक के अंदर ब्रेक हो गए, माउथ के अंदर ब्रेक हो गए, काफ़ी सारे एंजाइम्स थे जिन्होंने ब्रेक करने में हेल्प करी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, या फिर डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया। इसके बाद में जितने भी डाइजेशन के बाद में, आफ्टर डाइजेशन, जितने भी स्मॉल न्यूट्रिएंट बने वो सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर। ठीक है बेटा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे। और हर ऑर्गन के अंदर बेटा सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स के अंदर यही जितने भी न्यूट्रिएंट है ये ब्रेक डाउन होंगे, टूटेंगे और एनर्जी बनेगी। तो यही एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है बेटा इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। यहाँ पर न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होते हैं और न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होके एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी को बोलते हैं सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है उसे बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको बनाने का काम कौन करता है? तो सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर काफ़ी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे हम सेल चैप्टर में। तो उसमें से एक स्ट्रक्चर है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, और यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे पावर हाउस होता है ना बेटा, जिसमें एनर्जी बनती है, ऐसे ही हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इसी ATP को बोलते हैं सेल्यूलर एनर्जी, मतलब सेल की एनर्जी और एनर्जी करेंसी। ठीक है, इसके बाद में सबसे लास्ट स्टेप है बेटा ईजेशन। तो मैंने इसी स्टेप के बारे में बात की थी कि आपको फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप का बिल्कुल ध्यान रखना है, आप इसको आगे पीछे मत कर देना, क्योंकि इंजेशन का मतलब होता है बेटा इनटेक ऑफ फूड को लेना। और ईजेशन का मतलब क्या होता है कि जब फूड डाइजेस्ट हो गया है बेटा, तो जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जितना भी पार्ट था जो कि डाइजेस्ट होने लायक था वो तो डाइजेस्ट हो गया। अब जितने भी फाइबर्स हैं, जितना भी वेस्ट पार्ट है, उसको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस या फिर एक्सपेल आउट करने का जो प्रोसेस है बेटा उसको बोलते हैं हम ईजेशन। ठीक है, और ये ईजेशन कौन से पार्ट के थ्रू होता है बेटा? तो एनस के थ्रू होता है। ठीक है, जबकि इंजेशन किसके थ्रू होता है? फर्स्ट स्टेप वाली जो देखी थी हमने इंजेशन, वो होता है माउथ के थ्रू। तो आप समझ सकते हो कि हम जो खाना को खाते हैं वो माउथ के थ्रू खाते हैं, और जो वेस्ट को रिलीज करते हैं, वेस्ट को एक्सपेल आउट करते हैं, वो एनस के थ्रू करते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में बिल्कुल आगे पीछे मत इनको कर देना, वरना पूरा जो होलोजेनिक न्यूट्रिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा इंजेशन, जहाँ पर फूड का इंटेक किया जाता है। सेकंड है डाइजेशन, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द एंजाइम्स। इसके बाद में एब्जॉर्प्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। फिर इसके बाद में फोर्थ स्टेप है बेटा एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट सेल के अंदर यूटिलाइज होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है बेटा फिफ्थ स्टेप क्या है ईजेशन, जहाँ पर
जितना भी वेस्ट पार्ट होता है फूड का हमारे, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं एक्सपेल आउट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और इसको एक्सपेल आउट होना बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर जमा होगा तो टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे सुनिए, जितना भी एडिशनल पॉइंट है उनको नोट डाउन कीजिए, और साथ के साथ में आपसे एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चन बन रहे हैं कंटेंट से रिलेटेड तो उनको कीजिए। बाकी हम जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे इनको ख़त्म करने के बाद में, तब देखते हैं उन क्वेश्चंस को कि आपको अगर डाउट रह गया तो वो हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को अच्छे से सुनिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।